चलिए बच्चों, पहले एक बार बोर्ड को साफ कर देता हूँ, फिर हम देखते हैं कि डायरेक्शन कोसाइंस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन की सबसे जरूरी प्रॉपर्टी जो आपको एकदम रटी रटाई रहनी चाहिए वो क्या होती है। यदि डायरेक्शन कोसाइन को हम एल, एम और एन से रिप्रेजेंट करें तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होने वाली कॉमन वाली प्रॉपर्टी है। ठीक है, एल क्या है? एल इज द कोसाइन ऑफ द एंगल विच अ लाइन मेक्स विद द एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, कोई भी एक एक्सिस से। एम क्या है? दूसरी एक्सिस से जो एंगल बन रहा है उसका कोसाइन, और एन क्या है? तीसरी एक्सिस का जो एंगल है उससे कोसाइन। ठीक है जी, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यदि अल्फा बीटा और गामा एंगल्स हैं जो कि एक लाइन एक्स वाई और जेड डायरेक्शन से बनाती है, तो मैं कह सकता हूं कि एल इज इक्वल टू कॉस एल्फा, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा एंड एन इज इक्वल टू, समझ गए आप लोग, कॉस गामा। वेरी गुड। ठीक है बच्चों, तो ये आपको याद रखना है, इसका प्रूफ समझना है कि भाई ये कैसे होता है, तो उसके लिए हमें डायरेक्शन रेशियो समझने पड़ेंगे। ठीक है, एक बार समझ लेते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। चलिए, अब डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं? कोई भी एक रियल नंबर इमेजिन कीजिए और जो डायरेक्शन कोसाइन हमें मिले हैं एल, एम और एन, या फिर कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। ठीक है, कोई भी एक रियल नंबर लीजिए और उस रियल नंबर को इन तीन नंबर से एल, एम और एन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो वैल्यू मिलेगी वो क्या कहलाएगी? डायरेक्शन रेशियो कहलाएगी। ये क्या बात हुई? मैं तो कुछ भी नंबर अज्यूम कर सकता हूँ, मैं तो बहुत सारे नंबर अज्यूम कर सकता हूँ, तो क्या डायरेक्शन रेशियो भी बहुत सारे होते हैं? जी हाँ, एक लाइन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन रेशियो होते हैं। अजीब सी लग रही है ना बात? समझिए, देखिए, मान लीजिए एल, एम और एन ये डायरेक्शन कोसाइन है किसी लाइन के। मैंने मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2l, 2m, 2n, ये बन गया डायरेक्शन रेशियो। मान लीजिए मैंने 2 से ना करके 3 से कर दिया, 3l, 3m, 3n, ये भी बन गया डायरेक्शन रेशियो। ध्यान क्या देना है, यदि मैं l में 3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो m में भी 3 का ही करूँगा और n में भी 3 का ही करूँगा। ऐसा नहीं कर सकता कि l में मल्टीप्लाई कर दिया 3 का और m में कर दिया 4 का और n में कर दिया किसी और नंबर का, ये गड़बड़ हो जाएगी। क्या करना है, कोई भी एक रियल नंबर जो मन आए वो लेके तीनों में मल्टीप्लाई कर दो, जो भी वैल्यूज आएंगी वो डायरेक्शन रेशियो कहलाएगी। यानी एक लाइन के अनगिनती या इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन रेशियो हो सकते हैं, जितने नंबर हों उनसे मल्टीप्लाई करते जाओ, हर एक बार एक नया सेट ऑफ डायरेक्शन रेशियो मिलता जाएगा। ठीक है जी, ये हो गई बात डायरेक्शन रेशियो की। जनरली क्या करते हैं बच्चों, जनरली हम लोग बताते हैं कि देखिए लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लैम्डा को एक रियल नंबर मान के चलते हैं, कोई भी एक रियल नंबर, लैम्डा एन एंड लैम्डा एन। ठीक है, तो लैम्डा एल, लैम्डा एन एंड लैम्डा एन इज क्या है? ये डायरेक्शन रेशियो होता है। ठीक है जी, अब देखते हैं, अब मान लीजिए एक काम करते हैं, इसी डायग्राम को थोड़ा सा ना एक बार क्लियर करते हैं, सफाई करते हैं इस डायग्राम की। इस डायग्राम को यूज़ करके आपको एक चीज़ समझाता हूँ, इस डेरिवेशन को समझाता हूँ कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 क्यों होता है। ठीक है, चलिए एक बार इसको, तो अब शुरुआत करते हैं। ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है जी, ये ऑरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों? 0, 0 एंड 0। ठीक है, ऑरिजिन को जनरली ओ से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। अब मान लीजिए ये एक लाइन है L1 और आपसे पूछा गया कि L1 लाइन के डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो निकालने हैं आपको। तो आपने देखा कि L1 लाइन ऑरिजिन से नहीं गुजरती है, तो आपने क्या किया, एक L2 लाइन बनाई जो कि L1 के पैरेलल है और ऑरिजिन से पास हो रही है। ठीक है जी, और इस लाइन पर L2 लाइन पर कोई एक पॉइंट मान लिया, मान लीजिए कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं A, B एंड C। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने क्या किया जी, आपने फिर पॉइंट P से क्या किया, y एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया।
सॉरी वाई एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और लेट मी टेक वन, हाँ ये ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, ठीक है जी। तो अब इस परपेंडिकुलर की आप क्या प्रॉपर्टी जानते हैं, ये जो लेंथ होगी ओ से इसका फ्रूट मान लेते हैं आर है, तो जो ओ आर होगा वो क्या होगा बच्चों, ये वाई एक्सिस है तो पॉइंट इसकी लेंथ होगी बी, ठीक है जी। ये जो लेंथ होगी ओ से आर तक की ओ आर इज इक्वल टू बी, ये आप जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। अच्छा अब ओ पी क्या है, पॉइंट ए बी सी की ऑरिजिन से डिस्टेंस। तो एक बार बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला भी देख लेते हैं क्विकली क्या होता है। मान लीजिए बच्चों दो पॉइंट लेते हैं x1, इस पॉइंट का नाम देता हूं पहले तो बच्चों, पॉइंट मान लीजिए पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है जी। मुझे क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस चेक करनी है कि क्या डिस्टेंस आ रही है ना। तो मान लीजिए ये है x1, ये y1 और ये z1, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होगा। और दूसरा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2, y2 और z2, ये दो पॉइंट्स हो गए ए और बी। इनके बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये डिस्टेंस चाहिए मुझे, ये डिस्टेंस, ठीक है बच्चों, ये डिस्टेंस चाहिए मुझे। तो इस डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है बच्चों लेंथ ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 और x2, यानी कि x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, पॉइंट ए और पॉइंट बी के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, यानी x1 माइनस x2 उसका स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस y1 माइनस y2 का स्क्वायर और प्लस z1 माइनस z2 का स्क्वायर, इन सब का टोटल का अंडर रूट। ये क्या देगा मुझे, पॉइंट ए बी की डिस्टेंस, ठीक है जी। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला है बच्चों, इसको याद रखना है, बहुत बार यूज होता है। वेक्टर में हम लोगों ने ऑलरेडी ये देखा हुआ है, लेकिन जिन लोगों ने मेरे वेक्टर की वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं उनको बता देता हूँ, सिंपल सा है। फर्स्ट टाइम जो इस चैप्टर को देख रहे हैं, मेरे वेक्टर की वीडियोस नहीं देखे हैं और डिस्टेंस फॉर्मूला बाई चांस उनको अभी तक नहीं मालूम है, तो यदि दो पॉइंट्स ए और बी हैं 3D में और उनके बीच में उनकी कोऑर्डिनेट्स ये दिए हुए हैं, तो उनके बीच की डिस्टेंस ये होती है। सिमिलर टाइप ऑफ फॉर्मूला हमने 2D में 11th में भी पढ़ा था, जिसमें z कोऑर्डिनेट नहीं था, लेकिन x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर का अंडर रूट हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। उसी का एक एक्सटेंशन है, इसमें तीसरी डायमेंशन जोड़ दी z1 माइनस z2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कोई टफ चीज़ नहीं है, सिंपल है, ये आपको पता होगी, ठीक है। अब चलिए यहाँ वापस अपनी ओरिजिनल डेरिवेशन पे आते हैं, इसको हटा देते हैं एक बार, इसको अच्छा रहने देते हैं अभी। अब बात करते हैं OP की लेंथ की। तो OP की लेंथ क्या होगी बच्चों, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट और पॉइंट O यानी ओरिजिन के कोऑर्डिनेट का x y z कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर का अंडर रूट। तो a माइनस 0 का स्क्वायर यानी OP लेंथ क्या होगी बच्चों, OP लेंथ होगी स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस 0 का स्क्वायर, b माइनस 0 का स्क्वायर, c माइनस 0 का स्क्वायर। सिंपली आई कैन राइट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, दिस आई कैन राइट, ठीक है। तो OP की लेंथ क्या आ गई बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है। तो अब इस ट्राइंगल को देखिए OPR को, ये एंगल क्या होगा, ये एंगल होगा बीटा। क्यों होगा बीटा, क्योंकि ये लाइन y एक्सिस से जो एंगल बनाती है वो बीटा हम लोग जनरली बोलते हैं, x एक्सिस से एंगल को अल्फा बोल देते हैं। तो बीटा एंगल मान लेते हैं बना हुआ है। तो राइट एंगल ट्राइंगल OPR में, ये राइट एंगल है ना, यहाँ हमने ऑलरेडी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था पॉइंट P से y एक्सिस पे, तो R इसका फूट था। तो OPR इज अ राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक एंगल को हमने बीटा माना है, बेस हमें मालूम है B है, हाइपोटेनस हमें मालूम है क्या लेंथ की हुई है। तो आप क्या कह सकते हैं, कॉस बीटा क्या होगा यहाँ पर, कॉस बीटा बाय सिंपल ज्योमेट्री बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस लगेगा, बेस क्या है B, ठीक है जी। हाइपोटेनियस क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये वैल्यू, ठीक है जी। तो ये आपको क्या दे दिया, कॉस बीटा की वैल्यू मिल गई। सिमिलरली आप यदि पॉइंट P से y x एक्सिस पर या z एक्सिस पर परपेंडिकुलर, चलिए मैं z पर ड्रॉ कर ही देता हूँ एक बार। आप यदि यहाँ से z पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है बच्चों, ये इसका फुट मान लेते हैं s है, तो OS की लेंथ होगी बच्चों c, ठीक है। ये तो बेसिक डेफिनेशन होती है कोऑर्डिनेट्स की कि यदि किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट a b c है
और पॉइंट बी से आप जेड एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ओ एस की लेंथ होगी सी। ठीक है, अब ट्राइंगल ओ पी एस में देखिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये भी 90 होगा। ओ पी एस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें ओ सी की लेंथ मालूम है और ओ पी की लेंथ मालूम है। मान लीजिए ये जो एंगल है, ये एंगल, ये गामा है एंगल, ठीक है। ये बच्चों 90 माइनस बीटा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ना, ये L2, ये जरूरी नहीं है इस बोर्ड के प्लेन में लाई करती है, 3D में है तो ये कुछ उठी हुई होगी। मान लीजिए ये y एक्सिस है, z एक्सिस है और लाइन कुछ इस तरीके से उठी हुई है यूं, तो आपने ये एंगल देखा, जैसे ये लाइन मान लीजिए ये लाइन है, तो आपने ये एंगल देखा बीटा है और ये एंगल गामा निकल के आ रहा है। तो जरूरी नहीं है कि बीटा और गामा का सम 90 हो, ये सिली मिस्टेक मत करना, ठीक है। हालांकि ये डेरिवेशन आपसे कोई पूछने वाला नहीं है, मगर आपको 3D में थोड़ा विजुअलाइज हो जाए इसलिए मैं ये फंडामेंटल बहुत बेसिक सी चीज़ें करवा रहा हूँ, ताकि आपको 3D थोड़ा सा चमकने लग जाए क्या होती है। सिंपल सी चीज़ है इसलिए बता रहा हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड में नहीं कराऊंगा। CBSE के स्कोप के अंदर ही मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं मेंस और एडवांस के लेवल पर नहीं जाऊँगा, डोंट वरी, ठीक है। जो कुछ भी आपको इस लेक्चर में मिलेगा सब CBSE के सिलेबस के अनुसार ही मिलेगा। तो ये एंगल यदि गामा है तो कॉस गामा क्या होगा बच्चों? देखिए, आपको किसी दुनिया से मतलब नहीं है, आप तो ट्रायंगल OPS पे फोकस कीजिए। ये ट्रायंगल कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। ये 3D में ट्रायंगल होगा, मतलब ट्रायंगल तो किसी प्लेन में ही होगा, मगर ये इस प्लेन में ना होके इस प्लेन से उठा हुआ। जैसे यदि ये लाइन L2 को रिप्रेजेंट कर रही है और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है यहाँ से, तो इस तरीके कुछ एंगल बनेगा, ट्रायंगल बनेगा। तो इस ट्रायंगल में OPS में बहुत सारे डॉट लग गए बच्चों, ठीक है। तो कॉस गामा क्या होगा बच्चों? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी C अपॉन OP। तो C अपॉन और OP की लेंथ हमें मालूम है क्या है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। सिमिलरली मुझे कॉस अल्फा भी मिल जाएगा। तो कॉस अल्फा क्या मिलेगा बच्चों? देखिए, कॉस अल्फा मुझे मिल जाएगा A अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अब कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा की वैल्यूज मुझे दिख गई हैं। देखने से मालूम चल रहा है कि मैं इन वैल्यूज़ को, यानी कॉस अल्फा को स्क्वायर करूं, कॉस बीटा को स्क्वायर करूं और कॉस गामा को स्क्वायर करूं और तीनों को जोड़ूंगा। मान लीजिए L को बोल देते हैं कॉस अल्फा, M को बोल देते हैं कॉस बीटा और N को बोल देते हैं कॉस गामा। तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों? स्क्वायरिंग एंड एडिंग ना, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों यहाँ पर? L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। M की वैल्यू मिल जाएगी B अपॉन दिस, और B स्क्वायर का वैल्यू क्या होगी? क्योंकि M का स्क्वायर लगाना है मुझे, B स्क्वायर अपॉन दिस वैल्यू यानी सेम। अब सिर्फ तीनों में बेस सेम ही है तो मैं डायरेक्ट इसको क्या करता हूँ, बेस सेम है तो मैं डायरेक्ट जोड़ देता हूँ, प्लस B स्क्वायर, यहाँ आएगा प्लस C स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर करोगे तो बेस में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर ही आने वाला है। तो मैंने ऑलरेडी बेस कॉमन निकाल लिया तीनों में से, और इसकी वैल्यू आ गई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर डिवाइडेड बाय A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, वैल्यू आ गई 1। तो यहाँ हमने प्रूव कर दिया कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। साथ में आपको डायरेक्शन रेशियो बता दिए कि एनी सेट ऑफ नंबर्स विच इज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन। रियल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब कहना क्या हो गया कि एक प्रोपोर्शनल नंबर मिलेगा ना। L M N में यदि लैम्डा का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो लैम्डा L लैम्डा N लैम्डा M और लैम्डा N, ये वैल्यूज क्या होंगी? L M और N के प्रोपोर्शनल होंगी, ठीक है। तो कहने में क्या आएगा, डेफिनेशन क्या होगी, रटना नहीं है, समझने के लिए बता रहा हूं। डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं? एनी 3 नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो, ठीक है जी। तो आप एक तो क्या रखेंगे याद कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये आप याद रखेंगे, ठीक है जी। और दूसरी वैल्यू क्या रखेंगे याद कि यदि L M N डायरेक्शन कोसाइंस हैं तो लैम्डा L लैम्डा M एंड लैम्डा N ऑल्सो। अच्छा, ये माइनस करने की जरूरत इसमें नहीं है क्योंकि आपको ये देखिए, ये क्या कराएंगे बच्चों? ओहो, ये वैल्यूज कहलाएंगी डायरेक्शन रेशियो, यानी कोई भी नंबर जो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल है डायरेक्शन रेशियो कहलाएगा। अब एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं।
तो एक क्वेश्चन करते हैं, इंटरेस्टिंग बनाते हैं इस क्वेश्चन को। मान लीजिए ऐसे बोलते हैं कि इफ अ लाइन मेक्स एंगल 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड 60 डिग्री विद वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है ना, देन व्हाट इज द एंगल विच दिस लाइन विल मेक विद जेड एक्सिस, यानी जेड एक्सिस से क्या एंगल बनाएगी ये बताना है। ये एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस। मान लीजिए क्वेश्चन बनाते हैं कि एक लाइन है जो कि एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बनाती है, वाई एक्सिस से 60 डिग्री का एंगल बनाती है, तो जेड एक्सिस से ये क्या एंगल बनाएगी ये आपको बताना है। तो आपको पता है क्या है, सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे आप। देखिए यदि एल को मान लेते हैं डायरेक्शन कोसाइन जो कि एक्स एक्सिस से बनता है, तो एल इज कॉस 30। कॉस 30 क्या होता है बच्चों, √3/2, ठीक है। एम क्या हो गया, cos 60 विच इज 1/2, और n क्या होगा बच्चों, n की वैल्यू आपको पता नहीं है तो उसको मान लेते हैं cos ऑफ गामा, ठीक है। ये वैल्यूज हो गई, बट आपको एक रूल मालूम है, एक फॉर्मूला आपको मैंने याद कराया अभी। क्या वो फॉर्मूला याद कराया बच्चों, L² + M² + N² = 1। अब यहाँ देखो आप कहोगे सर ये डायरेक्शन कोसाइन तो दिया ही नहीं है, इन्होंने तो बोला है कि एंगल बनाता है। आपको ऑलरेडी पता है कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, जो एक्सेस के साथ कोई लाइन एंगल बनाती है उसका कोसाइन, यानी 30, 60 और थीटा एंगल यदि बन रहा है एक्स वाई और जेड से, तो cos 30, cos 60 और cos थीटा डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे। और फिर डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला होता है L² + M² + N² = 1। तो आप क्या कर सकते हो कि यूजिंग दिस cos स्क्वायर 30 विच इज √3/2, तो आप लिखोगे √3/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये हो गया 3/4, ये हो गया 1/4, क्या बच गया 1, ठीक है। तो प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज दैट गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। cos स्क्वायर गामा इज 0, तो गामा हो गया 90 डिग्री। तो तीसरा एंगल क्या आ गया, जेड एक्सिस से क्या एंगल बनेगा बच्चों, 90 डिग्री एंगल बनेगा। और डायरेक्शन कोसाइन क्या आ गया इस केस में, डायरेक्शन कोसाइन आ गया बच्चों √3/2, 1/2 एंड 0। और दूसरा सेट क्या हो सकता है, -√3/2, -1/2 एंड 0। एग्जाम में आप यदि सिर्फ एक ही सेट लिख के आते हो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। तो इस तरीके से एक छोटी सी प्रॉब्लम, ताकि आपको फॉर्मूले का यूज समझ में आ गया, ठीक है, और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया थोड़ा सा कि एक्स वाई और जेड एक्सिस से जब एंगल बनता है तो डायरेक्शन कोसाइन से कैसे कोरिलेट करते हैं। अब एक क्वेश्चन बच्चों हम करेंगे डायरेक्शन रेशियो के ऊपर।